हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 2 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं आज के करंट अफेयर्स में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे लद्दाख में जो टेंशन अभी फिर से शुरू हो गया है चाइना के साथ। इसके अलावा भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो ज़मीन है वो दूसरे देश ने कब्जा कर ली है। पिनाक मिसाइल से रिलेटेड अपडेट है। कावकाज मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड अपडेट है। संसद का जो सत्र होने वाला है उस पर बात करेंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सब के एक एक करके क्वेश्चन वाइज तो डिटेल में मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन आर्मी ने लद्दाख में किस जगह चीनी सेना के सर्विलांस कैमरे को तोड़ दिए और कब्जे की कई कोशिशें नाकाम कर दी? आंसर होगा इसका ब्लैक टॉप। ओके, ये कब हुई घटना? 29 और 30 की रात को, यानी 29 की रात और 30 की अर्ली मॉर्निंग को ये घटना हुई है। चीन के पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी आर्मी को कहते हैं, तो उसने लद्दाख के पैंगोंग से झील के साउथर्न पार्ट में इस तरफ जो मौजूद ब्लैक टॉप पहाड़ी है उस पर सर्विलांस कैमरा तैनात कर दिया था। और चीनी सेना जो है उसके बाद वहाँ पर आने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने जाके उसके कैमरे को तोड़ दिया, हटा दिया। और जो चीनी सेना आ रही थी उस जगह पर कब्जा करने के लिए, तो इंडियन आर्मी ने उसको पीछे धकेल दिया। ठीक है, इसके बाद से क्या है कि चीन और इंडिया दोनों के टैंक जो हैं वो आमने सामने तैनात हैं। तनावपूर्ण स्थिति है। तो लद्दाख में ये पहाड़ी कहाँ पर है, ये घटना कैसे हुई, किस तरह से चीनी सेना को पीछे धकेला गया, तो ये सब मैं 3D मैप के द्वारा आपको बताता हूँ। ठीक है, 3D मैप के द्वारा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इंडिया चाइना का विवाद क्या है, सीमा के विवाद। मैंने पहले भी बताया हुआ, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। देखिए, हम जो इंडिया का पूरा मानते हैं वो पूरा इलाका मानते हैं, आप जो मैप देख रहे हो। ओके, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद एक लकीर खींच दी गई, मतलब हमने कुछ ज़मीनें खो दी जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। उसके इस तरफ भारतीय कंट्रोल का हिस्सा है, दूसरी तरफ चाइनीज़ कंट्रोल का हिस्सा है। एलएसी जो है पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, तय नहीं है अभी भी। भारत का दावा है कि एलएसी जो है 3488 किलोमीटर लंबा है, जबकि चीन ये कहता है कि मात्र 2000 किलोमीटर लंबा है। तो दोनों सेनाएं जो हैं अपने अपने दावे के अनुसार पेट्रोलिंग करती है। कुछ जगहों पर इंडियन आर्मी और चाइनीज़ पीएलए के बीच में मई से ही स्टैंड ऑफ है, जैसे पैंगोंग से लेक, डेप्सांग प्लेन्स, इसके अलावा और भी जगह हैं। तो पैंगोंग से लेक का ताज़ा विवाद क्या है, या फिर कहें कि अभी जो ये ब्लैक टॉप है उसका ताज़ा विवाद क्या है, कैसे हुआ है? देखिए, लद्दाख में पैंगोंग से लेक है, उसके बारे में भी पहले बता दूं आपको। इसकी लंबाई है टोटल 145 किलोमीटर, वहाँ से लेकर और यहाँ तक है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 6 किलोमीटर के आसपास है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। ये एक ब्लैकिश वाटर लेक है, यानी खारे पानी की झील है। लेकिन इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो चीन के कंट्रोल में है। आप जो रेड लाइन देख रहे हो उसके बाद का पूरा जो है वो चीन के कंट्रोल में है। इंडिया के कंट्रोल में मात्र 45 किलोमीटर है, जबकि चाइनीज़ कंट्रोल में ये लगभग 90 किलोमीटर का एरिया है। तो भारतीय सीमा तो काफ़ी दूर तक है, हम तो मानते हैं कि पूरा है लद्दाख, लेकिन 1962 के वार में हमने बहुत कुछ हिस्सा खो दिया था। तो ये जो लेक है उसका जो फिंगर एरिया है वो फिंगर शेप में है, इस तरह से आप मेरे बगल में देख रहे हो फिंगर शेप में। तो वहीं पर विवाद है। इंडिया का मानना है कि ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो फिंगर 8 से गुजरती है, यानी यहाँ से, इधर से। ठीक है, और जबकि चीन का ये कहना है कि एलएसी जो है फिंगर 2 से गुजरती है, उस तरफ से। और भारत का जो पोस्ट है वो फिंगर 4 पे है। तो चीनी घुसपैठ करके वो फिंगर 5 पर बैठा हुआ है, बातचीत चल रही है, लेकिन वहाँ से वो पीछे नहीं हट रहा है। ठीक है, तो एक तो वहाँ पर तैनात है, आप मैप में भी देख रहे हो, पूरा सीन आपको दिख जाएगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि ये कौन सा मैप है? भाई साहब, ये गूगल मैप है जो सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि ब्लैक टॉप कहाँ पर है जहाँ पर ये टेंशन हुआ है अभी ताज़ा ताज़ा? तो पैंगोंग से लेक है, उसके साउथ साइड में, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। ठीक है, मैप में ऐसे ही एंगल होता है। तो इसका मैं एंगल थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि साउथ को ऊपर कर देता हूँ और नॉर्थ को नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मैप को मैंने पलट दिया है।
तो पैंगोंग से लेक के ठीक सामने, मतलब उस तरफ जो आपको अभी नॉर्थ लग रहा है लेकिन ये है साउथ, तो वहाँ जो पहाड़ी है ये वाला, तो यहाँ से जो पूरा सामने वाला इलाका है वो है, उसको कहते हैं ब्लैक टॉप। ओके, और ये इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ से जो पूरी इलाके पर नज़र रखी जा सकती है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने जो लोकेशन दी है वो इसी जगह की है, चशुल रेजांगला पैंगोंग से लेक के पास में। तो इस पहाड़ी को लेकर ही इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट है, बहुत पुराना डिस्प्यूट है, लेकिन इंडिया का कंट्रोल रहा है। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि चीनी सैनिकों ने अपने कैमरे और बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगा दिए थे ताकि वहाँ से पूरी नज़र रखी जा सके। और पहाड़ी के सामने ही आपको मैं दिखा रहा हूँ जूम करके कि इंडियन आर्मी का जो है कई सारे कैंप हैं। देखिए वैसे तो यहाँ से पूरा इलाका जो है वीरान सा दिखता है, लेकिन जब जूम करेंगे तो ठीक सामने 3 जगह पर जो इंडियन आर्मी और आईटीबीपी का सेंटर है, पोस्ट है। तो आप देखते हैं, ये रहा रेजांगला वार मेमोरियल, ठीक है। यहाँ पर 1962 में युद्ध हुआ था और ये वार मेमोरियल है। यहाँ पर इंडियन आर्मी ने चीन के कब्जे से इलाके को तब छीना था 1962 में। और इसी के बगल में थोड़ा सा आपको इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर चुशुल एयर स्ट्रिप है, यहाँ आर्मी के प्लेन उतरते हैं। और इसके कुछ ही किलोमीटर पर थोड़ा उस तरफ बढ़ेंगे दाहिने साइड में, तो आईटीबीपी का चुशुल बेस है, ठीक है, जिसमें इंडियन आर्मी भी कैंप करती है। तो यहाँ पर आपको चुशुल भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो युद्ध में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर दुश्मन चीन के पास इन्फॉर्मेशन हो जाए कि इस पूरे इलाके में इस जो है वो क्या गतिविधि चल रही है, कितने प्लेन आ रहे हैं, कितने सैनिक हैं, कितने टैंक हैं, किस तरह के हथियार हैं, एक एक बात का पता इस पहाड़ी से चल सकता है क्योंकि ये ऊंचाई पर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसकी जो ढलान है वो सीधे आप देखिए एकदम मतलब 90 डिग्री से थोड़ा ही सा ज़्यादा है, तो इस तरह का ढलान है और सीधी खड़ी चढ़ाई है। तो ऐसे में आप किसी को भी शूट कर सकते हैं आसानी से, आपके फायरिंग रेंज में बहुत सारे इलाके आ जाएंगे। तो हुआ ये कि इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ये सूचना जो है वो 29 अगस्त को इंडियन आर्मी को दे दी और इंडिया ने भी वहाँ पर उसके आसपास में सर्विलांस कैमरे लगाए हुए हैं। तो 29 की शाम को इंडिया को ये पता चला कि वहाँ पर चीन जो है बड़े पैमाने पर अपनी मिलिट्री तैनात करने वाला है, वहाँ पर ऊपर में कैंप बनाने वाला है, पोस्ट बनाने वाला है और पूरी तरह कब्जा करने वाला है। तो इंडिया ने चीन को चौंकाते हुए सबसे पहले ही अपने सोल्जर्स इस एरिया में भेज दिए वहाँ से, ओके, चुशुल से उस तरफ से, और भेज दिए और वहाँ पर कब्जा कर लिया पूरे इलाके को। वहाँ जो कैमरे लगे थे उसको तोड़ दिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो तैनात हैं। तो इंडिया ने चौंकाते हुए ये सब काम किए थे और ब्लैक टॉप पोस्ट पर इंडियन आर्मी का कब्जा है अभी। और इसके आसपास की भी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी आर्मी तैनात कर दी गई हैं, जैसा कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में ये सब न्यूज़ छपी हैं, उसी के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस जगह का इस्तेमाल जो है चीन ने 1962 के युद्ध में भी किया था, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है भविष्य के लिए भी, क्योंकि चीन की जो गतिविधि दिख रही है लगातार, हम लोग देख रहे हैं कि मई से स्टैंड ऑफ है कि वो गलवान घाटी में ही थोड़ा सा पीछे चीन हटा है, लेकिन अभी भी वो पूरे इलाके पे है और भी कई जगह पे है, अभी भी स्टैंड ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इंडिया को मजबूत स्थिति में रहने की ज़रूरत है। तो ऊपर में अब आर्मी होने की वजह से, इंडियन आर्मी होने की वजह से पूरा दायरा, पूरा इलाका जो है इंडिया के सर्विलांस में आ गया है, वहाँ निगरानी में हो गया। अब चीन का क्या रिएक्शन है, देखिए चीन ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। चीन ने इंडिया के अगेंस्ट में टैंक डिप्लॉय कर दिए हैं, अपने टैंक जो छोटे टैंक है उसके पास वो वहाँ पर तैनात कर दिए। लेकिन इंडिया ने भी क्या किया है, इसके रिस्पॉन्स में वहाँ पर तैनात कर दिए हैं टैंक। कौन से टैंक जो है इंडिया ने तैनात किए हैं, T-90 टैंक तैनात किए हैं, ठीक है। और चीनी जो आर्मी पोस्ट है और तो उस पर उसके चीनी आर्मी पोस्ट को निशाना बनाते हुए वहाँ पर टैंक जो है, टैंक का जो मुंह है वो उसी ओर मोड़ के रखा हुआ है,
तो भारतीय सेना ने इसके अलावा और भी सैनिक वहाँ पर तैनात कर रही है और भेजा गया है टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके अलावा बहुत सारे हथियार जो है वहाँ पैंगोंग से लेक और उसके नॉर्थ साइड में भी और इस साइड में भी, ठीक है, दोनों तरफ जो है तैनात कर दिए गए हैं। अच्छा, चीन ने जो है इसके बावजूद क्या किया है, सेना भेजकर ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश की है। इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यानी विदेश मंत्रालय है, उसने ऑफिशियली ये कहा है, मेरे बगल में आप न्यूज़ क्लिपिंग भी देख रहे हो, कि 31 अगस्त को चीन ने फिर से कोशिश की कि वो ब्लैक टॉप पर कैप्चर कर ले, लेकिन यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स तैनात थे और हमने चाइनीज़ सोल्जर्स को पुश बैक कर दिया, हमने पीछे धकेल दिया। और इंडिया का जो मेन इशू है ये है कि चीन ने यहाँ पर स्टेटस चेंज करने की कोशिश की है फोर्सफुली, मतलब वो चाहता है कि वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े। और ये तब हुआ है जब इंडिया और चाइना के बीच में ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत चल रही है और चल रही है। इधर बातचीत चल रही है, उधर वो अपना सर्वेलेंस कैमरे तैनात कर रहा है, अपने नए नए पोस्ट बना रहा है। तो ये देखने पर जो इंडिया ने एक तरह से प्रतिक्रिया की और आगे बढ़कर अपना काम किया। इसके बाद चीन का क्या कहना है? चीन ने ये कहा है कि इंडिया ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया है। आप मेरे बगल में न्यूज़ क्लिपिंग भी देख रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस का है, लिखा है ब्लॉक्ड बाय आर्मी एट पैंगोंग से लेक, चाइना क्लेम्स इंडिया डिस्टर्बिंग बॉर्डर पीस। ओके, ये कह रहा है कि चाइना जो है वो कह रहा है कि इंडिया ने बहुत बड़े इलाके पर कैप्चर कर लिया। उसके कहने का मतलब ये भी है। द हिंदू में भी न्यूज़ छपी है इसके बारे में। ओके, तो अब क्या है, चीन जो है डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इस इशू को उठा रहा है और इंडिया के सामने एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। इधर एक और डेवलपमेंट हुआ है कि अमेरिका के जो उप विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो के ठीक नीचे वाले पद पर, उन्होंने कहा है कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका उसको एक तरह से एक संधि करनी चाहिए नाटो की तरह, और उसमें ये होगा कि अगर इनमें से किसी भी देश पर कोई दूसरी कंट्री जो हमला करता है तो ये हमला उन चारों देशों पर माना जाएगा। इसके बाद चीन और बौखलाया हुआ है। उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर युद्ध होता है तो अमेरिका भी नहीं बच पाएगा, तो ये कहा है, और बचा नहीं पाएगा इंडिया को, ये कहना है। हालांकि ये अभी बहुत लंबी बात है कि नाटो जैसा एक संधि हो उन सभी देशों के बीच में, तो ये भी बहुत दूर की बात है। लेकिन और ऐसा संभव लगता भी नहीं है। इस वजह यह है कि अगर चीन और जापान के बीच मान लो युद्ध हो गया, कुछ हो गया, तो इंडिया बेमतलब में वहाँ फंस जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ हो गया तो इंडिया बेमतलब में फंस जाएगा। और इंडिया जब अपने दम पर रोकने के तैयार है और पुश बैक कर सकता है चाइना को, तो फिर इस वक्त बहुत ज़्यादा इस तरह के उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं मुझे लगती है। और ऐसा सरकार का लगता है, क्योंकि पिछली बार जब गलवान घाटी में घटना हुई थी, जब हमारे सोल्जर्स जो है कुछ शहीद हुए थे, उस दौरान ने कहा था कि हम मदद करते हैं, लेकिन इंडिया ने जो है उसको कहा था कि नहीं नहीं आप बीच में मत पड़ो। ओके, तो सुलझाने की कोशिश भी की थी अमेरिका ने। तो ये मोटी मोटी बात थी। मुझे लगता है आप पूरी बात समझ चुके होंगे क्या मामला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने भारत के 1000 वर्ग किलोमीटर पर पिछले कुछ महीनों में नियंत्रण हासिल कर लिया है, कब्जा कर लिया है? आंसर होगा चीन। देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, 31 अगस्त को पब्लिश हुई है न्यूज़, और द हिंदू ने इसका अपडेट भी जारी किया 1 सितंबर को, यानी कल ही। और इस न्यूज़ में सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के हवाले से कहा गया है, सरकारी बड़े अधिकारी के हवाले से कहा गया कि चीन ने हाल के महीनों में भारतीय दावे वाले 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर नियंत्रण हासिल कर लिया। दरअसल आपको पता ही कि मई से लद्दाख के कई सारे इलाके में इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है। मतलब स्टैंड ऑफ मतलब आमने सामने है सेना दोनों। तो इस रिपोर्ट के अनुसार डेप्सांग प्लेन्स जो है जगह, मैं आपको ले भी चलता हूँ मैप में, वहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर 13 तक चीनी सेना ने 900 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है, वहाँ पर नियंत्रण हासिल किया हुआ। चीन कह रहा है कि वो सब उसका इलाका है, इंडिया का मानना है कि नहीं नहीं मेरा इलाका है। और इंडिया कुछ महीने पहले तक पेट्रोल पंप 10 से लेकर 13 तक पेट्रोलिंग करता था। पेट्रोलिंग मतलब कि वहाँ जाकर विजिट करता था, निगरानी करता था, देखता था कि सब सुरक्षित है कि नहीं है। ओके, लेकिन अब इंडियन आर्मी को ही वहाँ जाने से रोका जा रहा है।
तो ये मैप में आपने देखा, ठीक है, लद्दाख में है ये जगह। इसके अलावा क्या हुआ, गलवान वैली में भी पिछले दिनों जो चीनी सेना पीछे हटी थी पिछले महीने, लेकिन अभी भी जो है LAC के भारतीय दावे के अनुसार 20 स्क्वायर किलोमीटर पर अभी भी कब्जा है चाइना का। भारत जो LAC कहता है कि लाइन यहाँ से गुजर रही है, उसके 20 किलोमीटर स्क्वायर आगे ही कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग गोगरा है, वहाँ पर 12 स्क्वायर किलोमीटर पर चीनी नियंत्रण है। इसके अलावा पैंगोंग त्से लेक के उत्तरी किनारे में यानी फिंगर एरिया जो है, वहाँ भी चीन ने 65 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है। और इसके पास ही त्रिशूल है, वहाँ पर 20 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने नियंत्रण कर लिया। तो दोनों देशों के जो टॉप कमांडर्स हैं उनकी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक भी बातचीत चल रही है, लेकिन इसके बावजूद जो सेनाओं के बीच में स्टैंड ऑफ है और चीन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ओके, तो ये देखने को मिल रहा है। और मई से हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरा देश आके हमारे यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार कह रही है कि मतलब हमारे यहाँ कोई नहीं आया, न कोई घुसा है, न किसी ने कब्जा किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए पिनाक रॉकेट लॉन्चर जो है वो खरीदने के लिए घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? आंसर है इसका 2580 करोड़ रुपए। बड़ी रकम है। देखिए, लद्दाख में जो चीनी घुसपैठ की साजिश हो रही है और स्टैंड ऑफ है और टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में सेना को मजबूत करने के लिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। और इसके लिए 31 अगस्त को ही पिछले महीने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड ट्रूबो यानी LNT उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर हुए हैं। और डिफेंस सेक्टर की जो सरकारी कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, उसको भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। तो ये जो पिनाक रेजिमेंट है, पिनाक मिसाइल है, वो रेजिमेंट को जो है चीन और पाकिस्तान के साथ जो लगने वाली सीमा है वहाँ पर उसको तैनात कर दिया जाएगा। BEML जो है वो वाहनों की आपूर्ति करेगा जिस पर रॉकेट लॉन्चर को रखा जा सके और रॉकेट को लॉन्च किया जा सके। तो 6 पिनाक रेजिमेंट में ये ऑटोमेटिक गन, एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम, इसके अलावा 114 लॉन्चर, 45 कमांड पोस्ट, ये सब होंगे। और ये जो मिसाइल रेजिमेंट है उसका संचालन 2024 तक शुरू करने का प्लान है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब ये सब बड़े हथियार होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आपने ऑर्डर किया और ख़रीद के ले आए, उसके लिए बनाना पड़ता है और बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 4 साल अभी लगेगा। अच्छा, पिनाक जो मिसाइल है वो उसने करगिल में भी अपना जौहर दिखाया हुआ है। उस समय अचूक निशाने की वजह से वहाँ काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिला था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आर्मी से ही रिलेटेड है और चीन से ही रिलेटेड है। भारत किस देश में होने वाले बहुपक्षीय युद्धाभ्यास काउकाज 2020 में जाने से मना कर दिया? भारत ने कहाँ पर आयोजित हो रहा था? मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज काउकाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। आंसर होगा रसिया, रूस। देखिए, रूस के जो अस्त्रखान वहाँ एक जगह है, वहाँ पर 15 से 26 सितंबर तक ये ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की एक्सरसाइज होनी थी। दरअसल रूस ने भारत के साथ साथ चीन को भी आमंत्रित किया है, पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया है। और इसके अलावा SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो मेंबर कंट्री हैं उन सब को जो इनवाइट किया है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि चीन के साथ कितना तगड़ा जो है स्टैंड ऑफ चल रहा है, टेंशन चल रहा है, हम उसको खदेड़ रहे हैं, वो भाग रहा है। तो ये स्थिति है। उसके अलावा उसने हमारे 1000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, अभी ताज़ा कब्जा किया है और जो है ये स्थिति देखने को मिली। तो ऐसे में सरकार ने ये तय किया कि हम उस एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे जहाँ पर चीन जो है मौजूद है। ओके, और टोटल 18 देशों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था रूस के द्वारा, और जो SCO है उसको भी जो है बोला गया था। इस काउकाज के थ्रू एक तरह से रूस जो है वो एंटी अमेरिका यानी कहे एंटी नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, संधि है, उसके खिलाफ एक मजबूत संगठन सा
एक दिखाना चाहता है कि देखो नाटो की तुलना में हमारे साथ भी लोग हैं और हम भी जो है इतने बड़े स्तर पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और भविष्य में हमारे साथ ये सब हो सकते हैं। तो ये कोशिश है और इंडिया जो है उससे पीछे हट गया है अभी फ़िलहाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है जनवरी टू जुलाई तक का, अगस्त का भी अपडेट आ जाएगा जल्द ही, तो आप ले सकते हो। मैं जितना डिटेल में बताता हूँ, जितना डिटेल में वो सब उसमें नोट्स रहते हैं, MCQ भी होता है, क्वेश्चन आंसर भी होता है, ऑप्शंस भी होते हैं और नोट्स भी होता है। तो तमाम एग्जामिनेशन में काम आएंगे, चाहे UPSC हो, PSC हो, SSC हो, बैंक्स हो, सब में। ओके, 2019 का भी करंट अफेयर्स है, उसका बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। क्वेश्चन होगा, कोरोना महामारी के दौरान संसद का मानसून सत्र कब होगा? देखिए, ये अलग तरह का ये सत्र देखने को मिलेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा 14 सितंबर। लोकसभा सचिवालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो उन्होंने ये कहा है कि तमाम सांसद, मंत्रालय के अधिकारी, मंत्री, मीडिया प्रतिनिधि, तमाम स्टाफ, उन सब का कोरोना टेस्ट होगा, उसी के बाद एंट्री दी जाएगी। तो नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं देश के, तो वो लोकसभा को 14 सितंबर की सुबह 9 बजे उन्होंने कहा है कि ये आहूत की जाए, लोकसभा की कार्रवाई की जाए। और राज्यसभा भी इसी दिन जो है वो अलग समय से चलने की उम्मीद है और इस बार बिना छुट्टी के, यानी वीकेंड नहीं होगा और लगातार 18 बैठकें होंगी और एक सदन जो है वो सुबह काम करेगा, दूसरा सदन शाम को काम करेगा। और इस तरह से बैठने की व्यवस्था की गई है कि अगर लोकसभा चल रहा है तो लोकसभा जो है वहाँ भी सांसद बैठेंगे, लोकसभा के ही, और राज्यसभा में भी सांसद बैठेंगे और वहाँ पर स्क्रीन लगा होगा, उसमें दोनों को एक दूसरे की कार्रवाई दिखाई देगी। तो मतलब कि एक बार में अगर लोकसभा की कार्रवाई चल रही है तो उसके आधे सांसद वहाँ बैठेंगे लोकसभा में और आधे सांसद राज्यसभा में बैठेंगे। राज्यसभा का जो सदन है वहाँ पर, राज्यसभा में नहीं, मतलब राज्यसभा के सदन में बैठेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होगा ताकि डिस्टेंसिंग हो सके। इसी तरह से जब शाम को राज्यसभा का सत्र होगा तो कुछ लोग, आधे लोग जो हैं वो राज्यसभा के सदन में बैठेंगे और आधे सदस्य जो है लोकसभा के सदन में बैठेंगे और वहाँ भी जो है वो स्क्रीन पर वो दोनों की कार्रवाई एक दूसरे को दिखाई देगी और वर्चुअली दोनों तरफ से एक ही बार में एक ही सत्र होगा। ठीक है, तो ये जो है एक अलग तरह का चीज़ होने जा रही है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेबनान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसे नामित किया गया, कौन बने? आंसर होगा मुस्तफ़ा अदीब। ठीक है, आपको पता ही होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री थे साद अल हरीरी, तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था क्योंकि अभी पिछले महीने ही लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, वहाँ पर केमिकल धमाका हुआ था और उसके बाद काफ़ी प्रदर्शन हुए और सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो अब नए प्रधानमंत्री बन गए मुस्तफ़ा अदीब। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में सी प्लेन सेवा की शुरुआत अक्टूबर में होनी है? आंसर होगा गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं उनके बीच में एक समझौता हुआ है, सिग्नेचर हुआ है और राष्ट्रीय एकता दिवस यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती होती है 31 अक्टूबर, तो उस दिन इसको शुरू किया जाएगा। गुजरात में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए साबरमती जो रिवर फ्रंट है उसको वहाँ पर जो है वो ये सी प्लेन चलाए जाएंगे। तो साबरमती जो रिवर फ्रंट है वहाँ से लेकर और स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ पर जो एक पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ पर उतारा जाएगा दोनों के बीच में। तो समुद्री विमान होगी और ये विमान जो है वो स्पाइस जेट चलाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर से चलेगा। ये 19 सीटर सी प्लेन होगा जो रोज़ाना 4 उड़ान भरेगा। 4800 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत रखी गई है। और इसके लिए एक और चीज़ की गई है कि जो पॉन्ड है वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जहाँ पर सी प्लेन को उतरना है वहाँ पर मगरमच्छों को पकड़ा जा रहा है तालाब से और करीब 100 से ज़्यादा मगरमच्छ निकाले जा चुके हैं, उनको अलग कहीं शिफ्ट किया जा रहा है ताकि विमान जो है वहाँ पर आसानी से उतर सकें और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
और आपको बता दूं कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात, उस समय चुनाव जो चल रहा था, गुजरात चुनाव 2017 में, उस समय सी प्लेन में बैठकर अहमदाबाद में साबरमती जो रिवर फ्रंट है वहाँ पर उड़ान भरी थी। और उसी के बाद से ये था कि सी प्लेन जो है वहाँ चलाया जाएगा। सी प्लेन क्या होता है, देखिए आम बोलचाल में इसको समुद्री विमान कहते हैं, जो पानी में उतर सकता है, पानी में चल सकता है। ठीक है, तो गुजरात की बात हो रही है। मुख्यमंत्री मैंने बताया है कि विजय भाई रूपाणी है, गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में, तो राज्य मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। वहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनके गांव और घरों तक सड़क बनाने का काम होगा, उसका शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास तो ये किया गया है और ये सड़कें बनेंगी। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा इसका केरल। केरल के अंगी माली में ये बनेगा। ये ध्यान रखना आप, इस देश का पहला जो है ये एक सेंटर है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन होगा, जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, तो वो कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 30 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये मनाया जाता है। पहली बार 2011 में मनाया गया था। और ये जो नज़रबंद हैं, अपहरित किए जाते हैं, ज़बरदस्ती गायब कर दिए जाते हैं, उनकी चिंता के लिए और ऐसे ही गतिविधि को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हमने पिछला जो करंट अफेयर्स था जो कि ख़ासतौर पे जीडीपी को बेस्ड उसके आधार पर बनाया गया था, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। मैंने कमेंट्स देखे, बहुत लंबा वीडियो था फिर भी। और जिन लोगों ने नहीं देखा, जीडीपी को समझना चाहते हैं और जो जीडीपी ने जो ऐतिहासिक गोता लगाया है -23.9%, उसके बारे में पूरी तरह से समझने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। और हाँ, जो वीडियो आपने देखा आज का करंट अफेयर्स, उसका PDF अवेलेबल हो गया। मेरे बगल में लिंक है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ और भी PDF अवेलेबल हैं। 2020 के टोटल हैं, 2019 के हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।